हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफिका। और आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अभी हम कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर GS1 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि सिलेबस से हमें क्या पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अनलिमिटेड सिलेबस, अनलिमिटेड हमारे पास रिसोर्स हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारी बुक्स हैं, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे नोट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो आपको रिसोर्स एक रखना है, यानी कि जो आपका सोर्स है कोई भी टॉपिक को पढ़ने का, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, वो आपको एक ही रिसोर्स यहाँ पर यूज करना है। सेकंड चीज है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड जानकारी होना चाहिए, लिमिटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है मेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए, रादर देन कि आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज्यादा आप पढ़ रहे हैं बियॉन्ड द सिलेबस। जनरली होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एस्पिरेंट क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सिलेबस को कवर करते हैं, सिलेबस के बियॉन्ड बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वो सिलेबस को इतना ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को थोरोली आपको याद होना चाहिए, जिससे क्या आपको इंटरलिंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। जीएस 1 के अंदर भी GS 1, 2, 3 आपस में जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं रिलेटेड टू टॉपिक्स। वहां पर एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, केस स्टडी यूज कर सकते हैं, तो आपको इंटरलिंकिंग में भी सिलेबस की बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने अभी तक वीडियो में हिस्ट्री को कवर किया है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, इसको हमने कवर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, जब मैं बोलता हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री या फिर मिडाइवल, आप एनसीईआरटी को ही करिए। उसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि एंशिएंट में और मिडाइवल में जाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का ये पोर्शन है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ। हमें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या है। अभी क्या है, हम कोई भी एनसीईआरटी खोलेंगे और टोटल सब कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे। या आर एस शर्मा की बुक आती है, दो बुक आती है, मिडाइवल इंडिया की अलग आती है, एंशिएंट की अलग आती है, और हम थोरोली इसको पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा हमारे पास नॉलेज होती है, और हम अपने जो मेन टॉपिक्स हैं उनको ही सही से नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्लियरली स्पेल आउट किया गया है यूपीपीएससी के द्वारा कि जो क्या है यहाँ पर इंडियन कल्चर के बारे में जो सेलिएंट यानी कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किस किस बारे में, आर्ट फॉर्म्स, यानी कि जो आर्ट की फॉर्म्स है, लिटरेचर, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, तीन यहाँ पर फीचर्स हैं, तीन यहाँ पर सब टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, जिसको हमें इन तीन पॉइंट्स को, तीन सब टॉपिक्स को तैयार करना है। हमें एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम तक हमें क्या करना है। एंशिएंट में आर्ट फॉर्म, स्कल्पचर, किस किस तरह की आर्ट फॉर्म्स थी, लिटरेचर क्या क्या लिखा गया है, कौन कौन सी रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया है, कौन सा जो है ऑल इंडिया लेवल का लिटरेचर था, आर्किटेक्चर कौन कौन सा बना है, स्टोन से बना हुआ है या फिर किसी और मेटल का बना हुआ है। तो ये केवल तीन सब टॉपिक, इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री में। और मुझे लगता है कि इसे 2 से 3 दिन एट मैक्स एनसीईआरटी या फिर आर.एस. शर्मा से भी अगर आप पढ़ना चाहेंगे, केवल इन्हीं तीन सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि आर.एस. शर्मा में एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक, सब्जेक्ट, जो सब टॉपिक्स हैं इन तीनों के, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर है और कितना आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं ये रेफरेंस आर.एस. शर्मा यहाँ पर यूज करता हूँ। उसके बाद हमेशा याद रखिए, एंशिएंट हिस्ट्री में सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, तीन टॉपिक हैं, इन्हीं से रिलेटेड पूछेगा। या तो मॉडर्न एरिया से आर्किटेक्चर पूछ लेगा, लिटरेचर पूछेगा, या आर्ट फॉर्म्स पूछेगा, या गुप्ता पीरियड से पूछेगा, या हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बारे में पूछेगा। कुल मिलाकर इन तीनों के अराउंड ही यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। तो ये स्टैटिक पोर्शन है, बहुत सिंपल पोर्शन है। एंशिएंट हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको मिलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री पर लिखा हुआ है कि 1757 टू 1947 सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनालिटीज एंड इशू। यहाँ पर जो आपको, उसके बाद आता है आपका फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस
एंड इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो फ्रीडम स्ट्रगल को आपको करना है 1757 से 1947। तो जो मोस्टली इंपोर्टेंट यहाँ पर आपको मिलेगा वो 1857 के बाद, 1857 के बाद से ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये जो पोर्शन रह गया 1757 से 1857 तक, एक दो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका वेटेज बहुत कम होता है। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं इन सब वॉर के, ये पूछे हुए क्वेश्चन है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक सोर्स देखना होगा, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, एक स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं या फिर कोई और यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक सोर्स। और ये थोड़ा सा थोरली आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। उसके बाद एक सब टॉपिक यहाँ पर जो छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप यहाँ पर मिलता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, जहां पर पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल रीऑर्गेनाइजेशन क्या है टिल 1965 तक, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, पॉलिटिकल लेवल से मोस्टली। तो ये एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये हुआ आपका हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद हाँ, एक चीज यहाँ पर रह गया, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो सब टॉपिक्स हैं, इसके अंदर आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल एंड मॉडर्न, तीनों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि गोथिक आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन बनता है, या फिर न्यू क्लासिक आर्किटेक्चर, ब्रिटिश टाइम आर्किटेक्चर। तो ये जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है। तो यहाँ पर ओवरऑल हिस्ट्री के तीनों आर्ट फॉर्म्स को यहाँ पर पूछा गया, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। उसके बाद आती है वर्ल्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी टू मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 1750 से 1950 तक। ये यहाँ तक आपकी जो है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आते हैं। जैसे इंपोर्टेंट क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों आ जाएंगे, रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्री, ये मुझे लग रहा है कि इंपोर्टेंट है, एक सब टॉपिक्स है जिसके ऊपर अभी क्वेश्चन इतना पूछा नहीं गया है। जैसे कि साउथ कोरिया के बारे में यहाँ पर मेंशन हो सकता है, या फिर इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, यहाँ भी इसी के से क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से उसके बाद ये आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है सोसाइटी के ऊपर, तो बहुत लिमिटेड यहाँ पर आपको सिलेबस है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 and 2, रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्री, कुछ जैसे अफ्रीका में बहुत ज्यादा बाउंड्री को जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो एक तरह का लीनियर लाइन के द्वारा डिवाइडेड है। तो वो पूछा जाता है कि ये ऐसा क्यों है, जबकि बाउंड्री क्या होती है, कुछ कोई भी शेप हो सकती है यहाँ पर, लेकिन अफ्रीका की अगर आप बात करें कॉन्टिनेंट की, तो लीनियर एक तरीके से काटा गया है, उसको लीनियर वे में उसको डिवाइड किया गया। तो क्यों किया गया है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यहाँ पर मेंशन हो रहा है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के बारे में, रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्री, मोस्टली इनके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है वो। उसके बाद सोशलिज्म, जब यहाँ पर हम बात करते हैं सोशलिज्म की, तो यहाँ पर आ जाता है आपका रशिया, उसके बाद नाजिज्म जर्मनी आ गया, यहाँ पर फासिज्म इटली आ गया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें एक सब टॉपिक्स हो रहा है अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इसके बियॉन्ड वो क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जर्मनी, इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ब्रिटिश यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद वर्ल्ड वॉर और रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, और सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ये तो आपको सोसाइटी में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। और तो ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी के अंदर क्या आता है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इन कल्चर, ये एक तरह का जेनरिक या जनरल है टॉपिक है। तो इसमें इंडियन सोसाइटी का एंड कल्चर से रिलेटेड यहाँ पर सेलिएंट फीचर बताने हैं आपको कि इंडियन सोसाइटी फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, बनती कैसे है, वर्णा सिस्टम क्या है, और उससे रिलेटेड कल्चरल एस्पेक्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है यहाँ पर, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। इससे एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बन सकता है, रोल ऑफ वुमेन बन सकता है सोसाइटी के अंदर, या फिर कुछ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही आता है यहाँ से। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन,
प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आजकल सेंसस बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो इसलिए पॉपुलेशन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू, ये हमारे आपको GS3 के अंदर भी पढ़ना पड़ेगा, पॉवर्टी के बारे में, पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इशू के बारे में, डेवलपमेंटल इशू के बारे में, अर्बनाइजेशन का वहां पर भी टॉपिक है, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज। उसके बाद है मीनिंग ऑफ LPG, ये भी आपको GS3 में पढ़ने को मिलेगा, जो यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4, सोशल एम्पावरमेंट क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है, इनसे रिलेटेड इनकी डेफिनेशन आपके पास रटा होना चाहिए एकदम, क्योंकि विद एग्जांपल इनके इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया की सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, किस किस एस्पेक्ट में ये अफेक्ट करता है इंडिया को, और वर्ल्ड का 1-2 एग्जांपल यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। तो ये 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सोसाइटी के। ये है टोटल सोसाइटी, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो अभी चल रहा है रिसेंट में, उससे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है यहाँ से। वुमेन के इशू के ऊपर है, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशू, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ये सब GS3 और GS1 दोनों के अंदर है। LPG भी GS3 के अंदर आप पढ़ते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ज्योग्राफी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के अंदर 4-5 टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छा खासा वेटेज है GS1 के अंदर। ज्योग्राफी का क्या क्या मिलता है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले आप पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर नेचुरल रिसोर्स, आजकल हम न्यूज में पढ़ते हैं, वाटर क्राइसिस, सोइल का इशू, फॉरेस्ट इन रेफरेंस टू साउथ एंड साउथ ईस्ट इंडिया एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया विद रेफरेंस टू इंडिया। यहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड लेवल का आपको यहाँ पर नहीं करना है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रिसोर्स क्या क्या पूछे ये भी आपको याद करना है, केवल वाटर से रिलेटेड करना है, सोइल से रिलेटेड करना है, फॉरेस्ट से रिलेटेड, जो एक्सप्लिसिटली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मेंस के अंदर, उन्हीं टॉपिक्स को करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि हम सभी तरह के पोल्यूशन या नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करें। केवल वाटर, सोइल, फॉरेस्ट, छोटे छोटे यहाँ पर सब टॉपिक बनेंगे, इनके नोट्स बनाइए और इनको करिए, और रिलेटेड विद रेफरेंस टू किसके बारे में बात कर रहा है, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, इंडिया का तो आपको करना ही है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर थ्योरी, यहाँ आपसे एक विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, तो यहाँ पर ये वर्ल्ड वाला भी आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन आपको स्पेशल मेंशन करना है इंडिया का, यहाँ पर क्वेश्चन मोस्टली इंडिया से रिलेटेड ही पूछता है। तो ये हुआ एक रिसोर्सेज के बारे में। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पर आ जाती है, सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 4-5 टॉपिक है इसके अंदर, अर्थक्वेक्स आपको पढ़ना है, सुनामी पढ़ना है, वोल्केनिक एक्टिविटी पढ़ना है, साइक्लोन पढ़ना है, ओशन करंट पढ़ने हैं, विंड्स एंड ग्लेशियर पढ़ने हैं। तो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर 6-7 टॉपिक हैं, ये आपको करने हैं, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ओशन करंट, विंड्स एंड ग्लेशियर, इनसे रिलेटेड जो भी इनके फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, वो करने हैं आपको। और जैसे ग्लेशियर का अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर पूछ सकता है, ग्लेशियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ग्लेशियर यहाँ पे मेल्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी, रिट्रीट हो रहे हैं, ग्लेशियर रिट्रीट बोलते हैं इसको, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। हिमालय से टच है इंडिया, तो इसीलिए यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपको स्मॉल टॉपिक्स हैं, इतना ज्यादा ब्रॉडली इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। उसके बाद ओशियनिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल, ये स्मॉल टॉपिक्स है, इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, पूछा गया है बहुत बार। ओशियनिक रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, पोटेंशियल क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमन माइग्रेशन की, जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम है ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की विद फोकस ऑन इंडिया। तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस की बात कर सकते हैं हम, रोहिंग्या रिफ्यूजी की बात कर सकते हैं हम, या फिर ह्यूमन माइग्रेशन जनरली हम बात कर रहे हैं तो किसी भी तरह का माइग्रेशन की बात कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ 60s में हमारे यहाँ या इंडिया से जो माइग्रेशन होता है वेरियस कंट्री में, उसके बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 2 घंटे का टॉपिक, 2 घंटे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज विद रेफरेंस टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये इसकी डेफिनेशन पूछता है, फ्रंटियर बाउंड्रीज दोनों की डेफिनेशन, दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस क्या है,
और उसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, फ्रंटियर और बाउंड्रीज के और एग्जाम्पल इनका। तो ये आपको यहाँ पर करना है। अगेन फिर पॉपुलेशन वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट सबसे वो है, टॉपिक से सब टॉपिक पॉपुलेशन से रिलेटेड। उसके बाद सेटलमेंट, यहाँ पर एक नया टॉपिक से आता है सेटलमेंट्स। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स यहाँ पर पूछे गए हैं सेटलमेंट में। सेटलमेंट जबकि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉइंट रेज किए गए हैं। सब टॉपिक्स हैं टाइप्स, सेटलमेंट क्या होता है, उसके टाइप्स एंड पैटर्न। सिंपल, मुश्किल से 2 घंटे का टॉपिक्स है। आप इनको की वर्ड को अगर आप गूगल करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको इसके बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन अर्बनाइजेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं। स्मार्ट सिटीज क्या होता है, इसकी इम्प्लीकेशन कॉन्सिक्वेंसेस भारत में, और स्मार्ट विलेज, ये दोनों आपको तैयार करने हैं, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट विलेज। तो ये है GS 1 का सिलेबस। इंपॉर्टेंट है सिलेबस को, अगर सिलेबस जितना मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आपको कम पढ़ना है, इंटरलिंकिंग ज्यादा करना है, तो आपको सिलेबस थॉरोली याद होना चाहिए कि ज्योग्राफी में क्या पूछा है, फिजिकल ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए क्या क्या पूछा है। 5-6 टॉपिक्स हैं, ओशियनिक रिसोर्स है, माइग्रेशन के बारे में पूछता है, फ्रंटियर बाउंड्रीज है, सेटलमेंट टाइप एंड पैटर्न। याद रखना केवल 2 ही टाइप है। सेटलमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर कोई थ्योरी आपको नहीं करनी है, सिर्फ 2 टाइप्स पता करना है सेटलमेंट के क्या होता है और पैटर्न क्या होता है सेटलमेंट का, बस सिर्फ। अर्बनाइजेशन है, ये आपको GS 3 के अंदर मिलेगा। ऊपर भी यहाँ पर था अर्बनाइजेशन, यहाँ पर आपको मिलेगा। सोसाइटी के अंदर भी अर्बनाइजेशन मिलेगा आपको। अर्बनाइजेशन क्या होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितना अर्बनाइजेशन है, प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और फ्यूचरिस्टिक पैटर्न क्या है अर्बनाइजेशन का। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, इससे एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। स्मार्ट सिटीज क्या है, इंडिया क्या कर रहा है इनके बारे में, या स्मार्ट विलेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों डेवलप किया जा रहा है स्मार्ट विलेज। तो ये था आज का वीडियो। उसके बाद हम नेक्स्ट जब हम GS 2 के क्वेश्चन करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे GS 2 का सिलेबस। तो आपको लिमिटेड आपको पढ़ना है, सिलेबस को आप चिपका लीजिए सामने और देखिए कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ना है। जैसे हम यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेजर नेचुरल रिसोर्स की बात करेंगे तो 3 ही रिसोर्स यूज किया गया है यहाँ पर सिलेबस में, वाटर, सोइल एंड फॉरेस्ट। तो इस तरीके से आपको जो लिखा हुआ है मेंस के पर्सपेक्टिव से सिलेबस के अंदर वही आपको तैयार करना है और मैक्सिमम मार्क्स वहां पर लेके आने हैं। जब आप इनको तैयार कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को, जैसे अर्थक्वेक्स, तो होलिस्टिक आपको तैयार करना है। अर्थक्वेक्स की डेफिनेशन, कोई 2 एग्जांपल आपको तैयार करने हैं यहाँ पर। इसका ज्योग्राफिकल, जब हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैप यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ेगा। और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जैसे हमने अर्थक्वेक्स है 2000, मान लीजिए कोई भी भुज अर्थक्वेक्स की हम बात कर रहे हैं, तो हमको उसको ज्योग्राफिकल लोकेशन में दिखाना पड़ेगा मैप के अंदर। ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन विदाउट मैप उसको पूरा नहीं माना जाता है। तो अर्थक्वेक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, 2-3 एग्जांपल, उसके कोजेस क्या है अर्थक्वेक्स आने के, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ठीक है। नेपाल अर्थक्वेक्स की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से होलिस्टिक आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। इंडेक्सेस आपको यहाँ पर तैयार करनी पड़ेंगी, इंडेक्स जिसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि सुनामी, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ यूज किया जा सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।